हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुलिस स्टोरी 3 मूवी को। इसकी कहानी जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। हर 5 मिनट में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 4 लोग जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कार दिखाई देती है और पास में ही एक मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है। मोबाइल को ऑन करने से उन्हें पता चलता है वो कार और मोबाइल दोनों एक फेमस एक्टर रवि वर्मा के हैं। तभी उनकी नजर खून पर पड़ती है। वो उसके देखते देखते आगे बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें पेड़ पर कपड़े में लिपटी हुई लाश दिखाई देती है। फिर वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। इस केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी एएसपी विंसी को दी जाती है। थोड़ी देर बाद एक्टर की वाइफ वहां आ जाती है, जो डेड बॉडी को देखते हुए कहती है ये रवि नहीं है, बल्कि उनके ड्राइवर राजन की डेड बॉडी है। तभी कांस्टेबल विंसी को बताता है बहुत साल पहले राजन ड्रग्स बेचा करता था। सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया और आपके पापा अब्राम इस केस की छानबीन कर रहे थे। इधर रवि को एक लड़की के साथ देखते हैं, जो न्यूज में खुद की मरने की खबर को देखकर चौंक जाता है। अगले सीन में विंसी के पापा अब्राम को देखते हैं, जो टीवी में मर्डर की न्यूज देख रहे होते हैं। इधर डॉक्टर सल्ली पोस्टमार्टम करते हुए विंसी को बताती है किलर ने राजन की छाती पर हथियार से 2 बार बड़ी बेरहमी से मारा है। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि राजन हार्ट अटैक से मरा है। मरने के बाद उसके छाती में 2 बार वार किया है, फिर उसके पैरों में 26 नंबर लिख दिया है। तभी उसे फॉरेंसिक लैब से नंदन फोन करके बताता है रवि की कार में से 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। एक रवि का है, दूसरा ड्राइवर राजन का है, तीसरा किसी लड़की का है। तभी इंस्पेक्टर सोमन को फोन आता है और वो बिंसी को बताता है रवि के बारे में पता चल गया है। इसके बाद वो रवि से पूछताछ करने चली जाती है। रवि कहता है उस रात राजन को किसी काम से बाहर जाना था। उसके जाने के बाद मैं इस्ता नाम की लड़की के साथ अपने रिसोर्ट में था। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगले दिन अब्राम अपनी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी पर एक पुराने खंडर में जाता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक कांस्टेबल अब्राम को फोन करके बताता है सीरियल किलर चाकू एक खंडर के पास में है। अब्राम कहता है मैं यहीं आसपास हूँ, मैं उसे पकड़ने जाता हूँ। कांस्टेबल कहता है ठीक है, तब तक हमारी टीम भी वहाँ पहुँच जाएगी। अब्राम वहाँ जाकर देखता है चाकू एक आदमी को मारने जा रहा होता है। तभी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर चाकू भागने लगता है। अब्राम भी उसके पीछे भागता है। तभी चाकू अपने हथियार से अब्राम के हाथ पर अटैक कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और चाकू को पकड़कर ले जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बिंसी कब्रिस्तान पहुंचकर देखती है वहाँ एक कब्र पर 26 लिखा हुआ होता है। फिर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बताता है थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ एक आदमी को देखा था। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा वो भागने लगा और जाने से पहले उसने कुएं में एक चीज फेंकी। कुछ लोग कुएं में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक खंजर मिलता है। कांस्टेबल विंसी से कहता है ये तो चाकू का हथियार लग रहा है। दिन विंसी अपने सीनियर को खंजर दिखाते हुए कहती है चाकू रात में सुनसान जगह पर अकेले आदमी को देखकर उसे मार डालता है। फिर मारने के बाद उसे बोरी में भरकर फेंक देता है ताकि लाश किसी के हाथ ना लगे और ना ही वो पकड़ा जाए। और बताती है चाको के जेल से छूटने के 2 दिन बाद ही राजन का मर्डर हुआ है। सीनियर कहता है इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया है, तुम जाकर उससे मिल लो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। उस पुलिस ऑफिसर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो उसके पापा हैं। बिंसी अपने पापा से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार उसके पापा ही हैं। अब्राहम उससे कहता है राजन का मर्डर चाको ने नहीं किया है और खंजर की फोटो दिखाते हुए कहता है ये चाको का हथियार नहीं है। बिंसी उससे कहती है चाको को पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे क्या करना है। अगले दिन अब्राहम माइकल को बताता है तुम्हारे पापा ने चाको को देखा था। मैं उनसे चाको के बारे में पूछने जा रहा था, लेकिन उन्हें लगा मैं अरेस्ट करने आ रहा हूँ। फिर उन्होंने नदी में छलांग लगा दी जिससे उनकी मौत हो गई। मुझे लगा वो मेरी वजह से मरे हैं, इसलिए प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने घर पर ले आया। ये बात बिंसी को अच्छी नहीं लगी। उसे लगता है तुम्हारी माँ के चक्कर में मैंने बिंसी की माँ को मार डाला, तभी से वो मुझसे नफरत करने लगी। फिर उसी रात इंस्पेक्टर सोमन विंसी को फोन करके बताता है पूरी सजा के दौरान जेल में चाको से मिलने 2 लोग आते थे। पहली आयशा नाम की औरत 3 बार मिली थी और दूसरे आपके पापा 8 बार मिले थे। कल मैं सीसीटीवी फुटेज भी आपको भेज दूंगा। वो एक औरत से मिलने जाता है जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा होता है। उससे मिलने के बाद जैसे ही वो जाने लगता है उसकी कार के पीछे एक कार और होती है। वो उस कार को हटाने के लिए कहता है, तभी बेहोश होकर गिर जाता है। इधर साबू बिंसी को फोन करके कहता है सोमन सर गायब हो गए हैं। बिंसी वहां पहुंचकर देखती है सोमन की कार पर 8 नंबर लिखा होता है। अगले दिन उन्हें सोमन की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। डॉक्टर सल्ली उससे कहती है राजन और सोमन दोनों को एक ही आदमी ने मारा है। जैसे राजन को मारा था ठीक वैसे ही सोमन को भी मारा है। इसके बाद अब्राम रिटायर फॉरेन डॉक्टर के पास जाता है
और उन्हें खंजर की फोटो दिखाते हुए पूछता है, क्या ये सीरियल किलर चाको का हथियार है? डॉक्टर कहता है ये चाको का नहीं है। तुम्ही ने चाको को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में नकली हथियार पेश किया था। तुमने ऐसा क्यों किया आज तक समझ नहीं आया। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब्राहम अपनी वाइफ नैन्सी के साथ जा रहा होता है। तभी उसे कांस्टेबल फोन करके चाकू की लोकेशन के बारे में बता देता है। अब्राहम खंडर के बाहर जाकर वाइफ से कहता है, अगर मैं 10 मिनट के बाद वापस नहीं आया तो तुम यहाँ से चली जाना। थोड़ी देर बाद वो अब्राहम को पुकारते हुए खंडर में पहुंच जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर चाको भागने लगता है। फिर अब्राहम और चाको के बीच में फाइट होने लगती है। इसी बीच चाको नैन्सी को धक्का मार देता है। नैन्सी रोड के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो चाको को सजा दिलवाने के लिए नकली हथियार बनाकर कोर्ट में पेश करता है। जज साहब को ये बात पता चल जाती है और वो अब्राहम को नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सल्ली को लगता है उसके घर में कोई है। फिर वो फोन करके विंसी को घर पर बुला लेती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, एक आदमी उसे देखकर भागने लगता है। विंसी भी उसके पीछे भागती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। फिर वो सल्ली से कहती है, आप परेशान मत हो, मैं यहाँ 2 कांस्टेबल भेज देती हूँ। फिर वो अपने हस्बैंड सिद्धार्थ को बताती है, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगले दिन वो चेकअप कराने जाती है तो डॉक्टर उसे बताती है वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तभी उसे साबू फोन करके बताता है, जेल से सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं है जिसमें आपके पापा सिर्फ 3 सेकंड के लिए बोले हैं। अगले दिन पूजा नाम की लड़की वीडियो की लिपसिन देखकर बताती है, उसके पापा ने चाको से कहा था, कल जब तुम जेल से निकलोगे तो मैं जेल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद वो अपने पापा से मिलने जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होते हैं। तो वो उनके कमरे में जाकर देखती है, वहाँ बहुत सारे खंजर होते हैं और चाको के बारे में एक दीवार पर बहुत सारे अखबार लगे हुए होते हैं। तभी उसे साबू फोन करके बताता है, चाको अभी कैसा दिखता है, उसका स्केच बन गया है और मैंने आपको उसकी फोटो भेज दी है। वहाँ अब्राम आ जाता है। बिंसी उनसे पूछती है, आप चाको के जेल जाने से पहले और जेल से छूटने के बाद क्यों मिले थे? आपका उसके साथ क्या कनेक्शन है? अब्राम कहता है, मेरा उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो उसी रात माइकल अब्राम को बताता है, घर की दीवार पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब्राम माइकल से कहता है, इसे जल्दी से मिटा दो और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन बिंसी जेल जाती है और फुटेज देखकर उसे आयशा के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो आयशा से मिलने जाती है, जो उससे कहती है, चाको की माँ हमारे वृद्धा आश्रम में रहती है। उनकी आखिरी इच्छा है वो अपने बेटे से मिलना चाहती हैं। इसीलिए मैं जेल में चाको से मिलने जाती थी, लेकिन वो आज तक मिलने नहीं आया। लेकिन वो हर रोज अनजान नंबर से रात के 8 बजे 1 मिनट के लिए बात करता है। फिर बिंसी पूरी टीम के साथ चाको के फोन के आने का इंतजार करने लगती है। ठीक 8 बजे चाको का फोन आता है और उन्हें चाको के फोन की लोकेशन पता चल जाती है। विंसी लोकेशन पर जाकर चाको को पकड़ लेती है। अब्राहम चाको से पूछताछ करने लगता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। चाको के जेल से छूटने के बाद अब्राहम उससे मिलने गया था। तभी चाको ने उसे बताया था उसके पापा शराब पीने के बाद उसकी माँ को हथियार से घायल करके बुरी तरह से पीटते थे। एक दिन उसने उसी हथियार से अपने पापा को मार डाला। तभी से जो भी आदमी अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है वो उसे मार डालता था। चाको उस रात नैन्सी को नहीं मारना चाहता था, धक्का लगने की वजह से ऐसा हो गया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चाको कहता है, मैंने ये दोनों खून नहीं किए हैं। अब्राहम सीनियर से कहता है, चाको ने ये खून नहीं किए हैं। फिर वो मिलकर एक प्लान बनाता है। सीनियर मीडिया में बताते हैं इन दोनों मर्डर के पीछे चाको ही है। इसके बाद वो लोग दोनों मर्डर करने वाले को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। इधर घर पर सिद्धार्थ को एक बुक मिलती है। कांस्टेबल कहता है, इस बुक में 95 और 96 नंबर वाला पेज नहीं है। फिर वो लोग अभी तक जितने भी नंबर मिले थे उनको डिकोड करने में लग जाते हैं। तब भी अब्राम उन लोगों को बताता है, ये एक तारीख हो सकती है जिसका हमारे केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बिंसी कहती है, इस किताब की राइटर को किलर से खतरा भी तो हो सकता है। वो लोग बुक्स के राइटर की प्रोटेक्शन में लग जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है बुक्स के राइटर के हस्बैंड जय शंकर को कार में जिंदा जला दिया है। बिंसी वहां पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर उसी रात माइकल अब्राहम को एक फोटो दिखाकर उसमें साइमन और बाकी लोगों के बारे में बताने लगता है। अगले दिन वो लोग साइमन का पता करने के लिए उसके गांव जाते हैं। लोग उन्हें बताते हैं साइमन ने चर्च में से सोने वाली क्रॉस को चोरी कर लिया था। इसके बाद वो लोग इंदिरा नाम की लड़की से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है साइमन छोटी जाति का लड़का था। वो ऊंची जाति वाली विनेता नाम की लड़की से प्यार करता था। जब ये बात विनेता के परिवार वालों को पता चली तो उन लोगों ने विनेता की शादी दूसरी जगह तय कर दी। उसके बाद उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं सुना।
फिर वो विनेता की एक फोटो दे देती है। फिर वो माइकल को फोटो देते हुए कहता है, किसी सॉफ्टवेयर से पता लगाओ ये लड़की आज कैसी दिखती होगी। अगले सीन में अब्राहम माइकल के गांव वाले पुलिस स्टेशन में फोन करके कहता है, एक पुराना केस है साइमन नाम के लड़के के लापता होने का, मुझे उसकी डिटेल चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है, मैं फोन करके बताता हूँ। माइकल फोन करके बताता है, इंदिरा ने सही बोला था, वेनिटा की शादी के लिए 26 अगस्त 1996 को गांव के चर्च में बुकिंग हुई थी, लेकिन एक दिन पहले कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से शादी कैंसिल हो गई। फिर विंसी सल्ली से मिलने जाती है, लेकिन सल्ली वहाँ नहीं होती है, तो उसकी असिस्टेंट विंसी को बताती है, ये डेड बॉडी जयशंकर की नहीं है, इसे मरे हुए तो एक हफ्ता हो गया है, और उसे ब्रेसलेट देते हुए कहती है, ये मैंने सल्ली मैम के पास देखी थी। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अब्राम को फोन करके बताता है, जिस दिन साइमन गायब हो गया था उसी दिन साइमन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुई थी। तारीख 26 अगस्त 1996 थी, और बताता है जिस दिन साइमन गायब हुआ था उस दिन एक और हादसे की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखी गई थी। अगले सीन में विंसी अपने सीनियर को ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है, वो डेड बॉडी जयशंकर की नहीं है। जयशंकर की डेड बॉडी के पास मेरे पहुंचने से पहले सल्ली वहां पहुंच गई थी, और कहती है सल्ली का पक्का इन सबसे कोई कनेक्शन है। तभी अब्राम उन लोगों को बताता है, उस रात मैंने ही माइकल को सल्ली के घर तलाशी लेने के लिए भेजा था, वहाँ एक फोटो मिली। फिर हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला सल्ली ही विनेटा है और उसे मैंने ही किडनैप करवाया है। सीनियर कहता है, सोमन, राजन और जयशंकर की मौत का इससे कोई लिंक ही नहीं दिख रहा है। अभी विंसी को साबू फोन करके बताता है, विनेटा का बड़ा भाई विनेट, इंस्पेक्टर सोमन और उस राइटर का हस्बैंड जयशंकर तीनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। विनेटा के भाई बेनित ने ही राजन को एक्टर रवि से मिलवाया था। ये बात विंसी अपने सीनियर को बता देती है। सीनियर कहता है, ये है लिंक, अब सल्ली ही सच बताएगी, जाकर उससे पूछताछ करो। उसके जाते ही अब्राम सीनियर से कहता है, राजन की लाश जिस पेड़ पर लटकी हुई थी उस पेड़ का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। फिर वो लोग वहाँ जाकर खुदाई करवाते हैं, तभी उन्हें साइमन का कंकाल और चर्च का सोने वाला क्रॉस मिलता है। इसी सल्ली से कहती है, हम जानते हैं जयशंकर जिंदा है, बताओ वो कहाँ है। तभी विंसी को फोन आता है और वो वीडियो देखने चली जाती है जिसमें जयशंकर जिंदा होता है और बताता है, बेनेट ने अपनी बहन की शादी के लिए मैं गांव बुलाया था। मैं, बेनेट और सोमन तीनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। वेनिता के घर वालों ने साइमन को उठवा लिया था। थोड़ी देर बाद वेनिता ने अपने घर में आग लगा दी और मौका पाकर वो साइमन के साथ भाग गई, लेकिन उसके घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया और वेनिता की मां के कहने पर राजन ने साइमन को जिंदा जला दिया। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। विंसी वीडियो में पीछे पेंटिंग देखकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। तब तक जयशंकर मर जाता है। तभी कोई पीछे से उसके सिर पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो सल्ली को आकर न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जाता है, साइमन बेगुनाह है, उसने चर्च का सोने वाला क्रॉस चोरी नहीं किया था। फिर वो सल्ली से कहता है, मैं जानता हूँ ये सारे मर्डर तुमने ही किए हैं। साइमन जिस दिन गायब हुआ था उसी दिन 12 साल के लड़के को चर्च के सोने वाले क्रॉस को चोरी करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। उस लड़के को तुमने ही जेल से छुड़वाया था। वो लड़का साइमन का छोटा भाई सोलोमन था। तुमने विदेश जाकर डॉक्टर की पढ़ाई की और वापस इंडिया आकर अपना नाम बदल लिया। और कहता है, तुम्हारे सीनियर ने मुझे बताया था चाको के केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें तुम उनकी असिस्टेंट थी और साइमन का बदला लेने के लिए तुमने अपने भाई और उसके दोस्तों को मार डाला। फिर ऐसा दिखाया कि ये सारे मर्डर चाको ने ही किए हैं। तभी उसे साइमन के छोटे भाई सोलोमन का फोन आता है जो कहता है, मैंने ही विंसी का किडनैप किया है। अब्राहम सोलोमन के पास पहुंच जाता है। सोलोमन उससे बताता है, साइमन के मरने के पीछे तुम्हारा भी हाथ है। जिस दिन वो लोग मेरे भाई को मार रहे थे मैं उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने पुलिस वाले होकर मेरी मदद नहीं की और अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां से चले गए। मैं तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा। तभी उन लोगों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। अब्राहम सोलोमन को मार देता है और विंसी को बचा लेता है। सोलोमन को मारने के जुर्म में अब्राहम को 3 साल की सजा होती है। अब 3 साल बाद विंसी अपने पापा से नफरत नहीं करती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।